दोस्तों, इन्वेस्टिंग से एक अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है। ये बात जितना सच है उतनी ही ये बात भी सच है कि आप जितना यंग एज से सेविंग और इन्वेस्टिंग करेंगे, आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्री और अमीर भी बन पाएंगे। और ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैजिक ऑफ एसआईपी आपके सेविंग और इन्वेस्टिंग को टाइम के साथ 5 गुना या 10 गुना कर देती है, जिससे आप अमीर बन पाते हो और लाखों में कमा पाते हो। वैसे तो दोस्तों, हम यंग एज में यही सोचते हैं कि यार अभी तो कमाना स्टार्ट किया है, सैलरी भी इतनी कम है, सेविंग और इन्वेस्टिंग तो बाद में भी आराम से किया जा सकता है। तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपके दिमाग से ये ख्याल हट जाएगा कि 20s में इन्वेस्टिंग करने से और 30s में इन्वेस्टिंग करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इमेजिन करिए, आपका एक फ्रेंड है ऋषि, जिसकी एज अभी 30 ईयर्स है। उसने अपने 30 की एज तक लाइफ खूब इंजॉय किया और कोई सेविंग नहीं की। 30s में जाके उसने सेविंग का प्लान किया और 1000 रुपए की मंथली एसआईपी उसने एक अच्छे से इंडेक्स फंड में स्टार्ट की। ये एसआईपी उसने 25 साल के लिए कंटिन्यू किया, जिसमें उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14% और मंथली अमाउंट था 1000 रुपए। तो जब ऋषि 55 साल का हुआ तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 3 लाख रुपए की। टोटल रिटर्न अमाउंट रहा 24,27,000 रुपए का और ऋषि का टोटल फ्यूचर वैल्यू रहा 27,27,000 रुपए का। वहीं आप अभी अपने 20s में हो और आपकी अभी अभी जॉब लगी है और आपको भी लाइफ एंजॉय करने का मन है। अब लेकिन क्योंकि आपने ये वीडियो देखा था इसलिए आपको इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस का पता था और इसलिए आपने भी स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टिंग का प्लान बनाया। आपने भी 1000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। आपने एक अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया और क्योंकि आपने अपने यंग एज में ही इन्वेस्टिंग का डिसीजन लिया है, इसलिए आप ये एसआईपी ज्यादा टाइम के लिए कर पाए और आपने अपनी एसआईपी 35 साल के लिए कंटिन्यू की। तो जब आप 55 साल के हुए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 4,20,000 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट रिटर्न अमाउंट रहा 1,08,00,000 रुपए का और आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू हुआ 1,12,00,000 रुपए का। यानी जहां ऋषि 55 साल की एज में सिर्फ 27 लाख रुपए ही बना पाया अपनी इन्वेस्टमेंट से, वहीं आप 55 की एज में 1,12,00,000 रुपए बना पाए अपने इन्वेस्टमेंट से। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट यानी अपने 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कंपाउंड होने का टाइम भी ज़्यादा मिला, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर कोई 30s या 40s में है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेट है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आप जब भी शुरू करें बस तभी से वो सही है। लेकिन हाँ, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस यंग एज से पता है और आप 20 से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है, यानी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है फॉर श्योर। अब सवाल आता है कि आखिर कितना अमाउंट एग्जैक्टली इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कितना रिस्क लिया जाए और क्या इग्नोर करना हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भारी पड़ सकता है। ये सब आपको मैं बस थोड़ी ही देर में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको 50, 30, 20 रूल फॉलो करना चाहिए। यानी 50% आपको नीड्स में यानी मंथली एक्सपेंसेस में खर्च करना चाहिए, 30% आपको वांट्स में यानी इंटरटेनमेंट, ट्रिप या न्यू गैजेट्स के लिए खर्च करना चाहिए और 20% आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग में डालना चाहिए। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं या आपकी सैलरी कम है या फिर आप चाह के भी इतना पैसा नहीं बचा पा रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि आप आपके सैलरी का 10% तो इन्वेस्ट करें ही। बाद में आप धीरे धीरे उसको 20% पर ला सकते हैं जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो आप 1,500 रुपये की मंथली इन्वेस्टिंग करिए और अगर ना हो पाए तो 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करिए। और अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो आप एटलीस्ट 2,000 रुपये इन्वेस्ट करें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें।
तो दोस्तों इस एज में क्योंकि हमारी सैलरी कम होती है, इसलिए रियल एस्टेट में आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रियल एस्टेट एक बड़ा अमाउंट मांगता है और उसको जमा करना इस एज में थोड़ा मुश्किल होता है। आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। मैक्सिमम 10% गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, जिसमें भी फिजिकल गोल्ड से अच्छा मेरी नज़र में SBG गोल्ड बॉन्ड है, जो RBI से इशू होता है, वो बेस्ट है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। गोल्ड के अलावा आप चाहे तो PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम 50% आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। यानी अगर आप इंडियन इकोनॉमी में ट्रस्ट करते हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। और अगर आपको टॉप कंपनीज के स्टॉक सेलेक्ट करना आता है, या कोई टॉप की कंपनी है जिस पर आपका ट्रस्ट है, तो आप 30% उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता तो आप स्मॉल केस जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हैं और अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर में हाई स्कोप है, तो आप इसमें भी 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी बिटकॉइन और इथेरम बेस्ट होता है। दोस्तों क्रिप्टो में अभी कुछ समय पहले काफी बड़ा डाउनफॉल देखा गया था और ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसलिए कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ नहीं। इसलिए ये पूरा आपके ऊपर है कि आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये तो हो गए बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज। इसके अलावा ऐसा कौन सा एरिया है जिसको इग्नोर करने से हमारी सारी इन्वेस्टमेंट खराब भी हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। पहला है, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें। पहले आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझें, फिर इन्वेस्ट करें। दूसरा है, किसी के स्टॉक टिप्स पर या फ्रेंड के बोलने पर किसी भी स्टॉक्स को बाय न करें। किसी ब्रोकर से टिप लेके इन्वेस्ट करने से भी बचें। खुद का रिसर्च करें, फाइनेंशियल वीडियोस देखें या फाइनेंशियल बुक्स रीड करें। तीसरा है, अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट को ऑलवेज लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टार्ट करिए, न कि शॉर्ट टर्म का सोच के या शॉर्ट टर्म स्कीम मान के। चौथा है, ज्यादा हायर रिटर्न के लिए किसी भी हाई रिस्क स्टॉक में पैसे न लगाएं। स्टॉक पिक करना सीख के खुद का एनालिसिस करें और स्टॉक पिक करें। पांचवा है, अगर आपने किसी तरह का लोन लिया हुआ है, जैसे एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या होम लोन, तो आप पहले उसको खत्म करें, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। छठा है, 2 तरह के इंश्योरेंस इन फ्यूचर में जरूर लें। एक है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, ताकि मेडिकल सिचुएशन में आपके सेविंग के पैसे न निकलें। और सातवां है, हर वीक कुछ समय फाइनेंशियल लर्निंग को जरूर दीजिए, ताकि आप पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।